Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 9, Subject Social Science, Chapter number 3, Movements Towards New World, Part 3. So here we are going to discuss about United Nation. In last video we discussed about the reasons of World War II. In that, we discussed briefly all the reasons why the world, the whole world, the countries of the whole world was facing different kind of problems, and what was the reason of that? The greediness, imperialism policy, militarism, groupism. These are the causes of World War II. Here, after the destruction of the World War II, in last video I told you the economic effect and the beginning of Cold War period. So those who didn't watch that video, still they please watch part 1 and part 2 also of this chapter. Then you can understand the uh, facts, uh, the story. Then after you can understand the story. Here we have to discuss about United Nation. तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि कौन से रीजंस की वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुई और उसमें कितना लॉस हुआ। और जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम थ्रो किए और उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ दैट वाज अनबेरेबल, यानी उसको वर्ड में हम कभी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इतने सारे ह्यूमंस सिटीजन्स की डेथ होना, द पावर ऑफ एटम बॉम्ब नोटिस बाय द वर्ल्ड। तो इसके बाद सिचुएशन ऐसी आई कि अब कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बननी चाहिए कि जो अब वर्ल्ड वॉर 3 को ना होने दे। और लीग ऑफ नेशन जो 1919 में एस्टेब्लिश हुई थी उसके फेलियर के जो रीजंस थे उसको यहाँ पे कैसे भी करके मैनिपुलेट करके चेंज करके ऐसी इंस्टीट्यूशन बनानी है जिसको वर्ल्ड की सब कंट्री का सपोर्ट हो। और यहाँ पे वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद तो सब सुपर पावर नेशंस भी यही चाहते थे कि भाई अब वॉर ना हो तो बेटर है, और उसके एक ऑप्शन के जैसा बना यूनाइटेड नेशन, यूएन। At the end of the First World War, the League of Nations was formed in order to establish world peace. But the fact that the World War II occurred meant that the League of Nations was a failure. तो League of Nations बना पर League of Nations फेल हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गई। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ऑन 24 अक्टूबर 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security, coexistence in the world. तो लीग ऑफ नेशन जो एस्टेब्लिश किया गया उसके जो रीजंस थे वो ये थे कि वर्ल्ड पीस चाहिए थी, सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए थी, और को एग्जिस्टेंस यानी अभी तक जो भी कंट्रीज़ आपस में अलग अलग इश्यूज से बैटल और वॉर करते थे उसके बदले यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करेंगे डेवलपमेंट के लिए। तो ये एस्टेब्लिश हुआ अक्टूबर 24, 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेड क्वार्टर था न्यूयॉर्क में। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आएगा। ये है उसकी मेन ऑफिस यूनाइटेड नेशंस जो न्यूयॉर्क में है। America's effort to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. तो जब अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्वाइन हुआ तभी उन्होंने सोच लिया था कि अब नेक्स्ट कोई ऐसी बड़ी वॉर नहीं होनी चाहिए और इसके लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो अब जब यहाँ अमेरिका खुद था तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। उसमें एक रीज़न ये भी था कि अमेरिका वॉज नॉट मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशन, बट हियर अमेरिका वॉज द पायोनियर
of idea of United Nation. The American President Roosevelt made four important announcements regarding freedom while giving his message to the American Congress with the intention of human freedom, peace and security. तो ये हैं रूडोल्फ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्होंने ये 32nd प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये जो 4 पॉइंट जो मैसेज दिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे. उसमें फर्स्ट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, सेकंड था फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, थर्ड था इकोनॉमिक फ्रीडम एंड फोर्थ था राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर. Later, President Roosevelt and the British Prime Minister Churchill prepared an 8-point agreement. तो ये उनका ये चार्टर है, बट ये है चर्चिल, विस्टन चर्चिल, यूके के प्राइम मिनिस्टर 1874 से 1965. अब इन्होंने मिलके एक 8 पॉइंट का चार्टर तैयार किया जो एक्चुअली में हुआ था एक शिप में अटलांटिक ओशियन में, इसलिए इसको नाम दिया गया अटलांटिक चार्टर. ये यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों साथ में बैठे हैं. 1941 की बात है ये. which later came to be known as the Atlantic Agreement. The agreement includes matters like maintaining freedom and sovereignty of every nation, peace, security, social and economic welfare and disarmament. Then the foreign minister of Britain, America, Russia and China met in Moscow. तो ये यहाँ पे मिले हैं मॉस्को में. ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना और रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे मिले मॉस्को में फॉर वर्ल्ड पीस, विच केम टू बी नोन एज द मॉस्को डिक्लेरेशन. इसको मॉस्को डिक्लेरेशन बोला गया. इन नवंबर 1943 3 सुपर पावर्स हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान. The representatives of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington, September 1945. तो यहाँ पे सितंबर 1945 में इसके बारे में डिस्कस हुई और स्टार्टिंग में 51 मेंबर जो थे वो ये जो भी डिसीजंस था उसमें साथ में थे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशंस प्रिपेयर्ड द एग्रीमेंट फॉर द United Nations at Washington, September 1944. On October 24, 1945, the 51 member nations declared the establishment of United Nations. तो 1945 में 24 अक्टूबर को इसको डिक्लेयर किया गया. अब ये जो 51 मेंबर्स थे वो कौन थे, तो ये उनका फ्लैग्स है जिसमें एक इंडिया भी था. स्टार्टिंग के 51 मेंबर जो थे पाकिस्तान भी था इसमें, और जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था ये उनका डिक्लेरेशन है. ये 51 नेशन के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे उनके सबके सिग्नेचर है यहाँ पे. बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये. तो ये वीडियो में आपको ये बेनिफिट होता है कि ये जो चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी आप यहाँ पे उसको देख सकते हो. इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. सिंस देन 24 अक्टूबर इज़ डिक्लेयर्ड सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्रेजेंटली 193 नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन. आज की डेट में यूएन के जो मेंबर्स है वो 193 नेशंस है. टू नॉन मेंबर स्टेट्स. 2011 ईयर साउथ सूडान बिकेम न्यूएस्ट मेंबर. तो ये इसकी पूरी रिकॉर्ड है आज तक की कि 2019 तक इसके 193 मेंबर थे. अब यूएन का जो वर्क था बहुत ही इम्पोर्टेंट था. उसकी वजह से ही आज की डेट में वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई है, और आगे भी अगर कोई ऐसे सर्कमटेंसेस होंगे तो यूएन का रोल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब ये यूएन वर्क कैसे करता है वो देखना है हमें. तो ऑर्गन्स ऑफ द यूएन के 6 मेन ऑर्गन हैं. The structure adopted by the United Nations to achieve its aim includes 6 organs. First, General Assembly. Second, Security Council. Third, Economic and Social Council. Fourth, Trusteeship Council. Fifth, International Court of Justice. And sixth, Secretariat. तो ये इसके 6 ऑर्गन हैं. International Court of Justice is situated in Hague, Netherlands. All other councils are situated in New York, America.
तो खाली एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेदरलैंड में है, हैग में। बाकी जितने भी काउंसिल्स हैं वो सब अमेरिका न्यूयॉर्क में है। अब एक एक इसकी एक्टिविटी हम देखते हैं। तो फर्स्ट है जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली के अंदर के फोटो है। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। Every nation can send maximum 5 representatives to this, but during election only one vote of each country is counted. तो जनरल असेंबली में हर एक कंट्री के 5 मेंबर आ सकते हैं मैक्सिमम, पर जब अगर कोई वोटिंग होता है प्रेसिडेंट के लिए या अदर कमेटी के लिए, तो वहाँ पे एक कंट्री का एक वोट ही काउंट होता है। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंडेड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। इनका काम क्या है, तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो भी होते हैं यहाँ पे डिस्कस होते हैं। एडवाइस देनी हो या सजेशन देना हो या तो कोई मैटर के ऊपर कुछ डिसीजन लेना हो, तो वो सब यहाँ पे होता है। इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी जनरल एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंस। तो यहाँ पे जैसे हमारी पार्लियामेंट है वैसे ही ये वर्ल्ड पार्लियामेंट है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स of the nation, human rights, disarmament or other international matters. Decision are taken by 2/3 majority in general matters. तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है वो कोई एक पर्सन के हाथ में नहीं है, वोटिंग होता है और 2/3 मेजोरिटी जब होती है तो ही वो डिसीजन लिया जाता है। तो ये है जनरल असेंबली, जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोलते हैं। अब मोस्ट important and most powerful organ of the UN Security Council. This is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members in this. तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर है। ये 5 परमानेंट मेंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूएस, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस। बाकी के 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। उसके लिए वोटिंग होती है, जिसमें इंडिया भी एक बार आ चुका है। अब उसका जो फंक्शनेट एरिया है वो इस तरह का होता है, उसकी जो ऑफिस होती है। वैसे जो जनरल असेंबली हमने देखी वैसे ये सिक्योरिटी काउंसिल का डेस्कटॉप है। अब यहाँ पे ये 5 जो मेंबर हैं उनके पास एक्सट्रीम पावर होते हैं, उनके पास वीटो पावर होता है। जैसे कोई भी डिसीजन उनको लेना है और 5 में से अगर एक कंट्री मना करेगी तो वो डिसीजन कैंसिल हो जाता है। तो ये उनका सबसे बड़ा पावर है। America, Britain, France, Russia and China. Other 10 countries are not permanent members. They are elected for a term of 2 years by the General Assembly. This council enjoys tremendous power in order to maintain international peace and security. It solves the problem and disputes of the nations peacefully through negotiation and mediation. When any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. This power of the 5 permanent member is called veto or right to deny. Russia has used this veto power maximum number of time. तो ये वीटो पावर इनके पास होता है कि कोई भी डिसीजन लिया गया है, अब इनमें से 5 में से एक भी मना करेगा तो वो डिसीजन कैंसिल होता है। और इसमें आज तक सबसे ज़्यादा वीटो पावर रशिया ने यूज़ किया है 107 टाइम, और सबसे कम चाइना ने यूज़ किया है 11 टाइम। पर रशिया ने जो 107 टाइम यूज़ किया उसमें से 100 टाइम उसने इंडिया की फेवर के लिए किया है, और चाइना ने 11 टाइम जो यूज़ किया उसमें सबसे ज़्यादा उसने इंडिया के अगेंस्ट वो पावर यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी बार ट्राई की कि भाई हमें भी परमानेंट मेंबरशिप इधर सिक्योरिटी काउंसिल में मिले। अब रशिया, फ्रांस, यूएसए और इंग्लैंड रेडी है, पर चाइना ऑलवेज उसका अपोज करता है, अपना वीटो पावर यूज़ करता है। इसकी वजह से हम अभी तक इसके परमानेंट मेंबर नहीं बने हैं, जबकि इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूएन, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचशील सिद्धांत 5 रूल प्रिंसिपल जो यूएन में दिए थे वो आज की डेट में भी यूएन में एक्टिव है। हमारा रोल यूएन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर चाइना इज़ ऑलवेज गिविंग इट्स वॉट अगेंस्ट इंडिया। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसके अंदर पूरा ग्रुप है कि द काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसॉक। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 of its retiring member for 3 years. This council tries to raise the standard of living of the nations of the world without any base of religion, caste, region. This council and its sub-councils work all over the world.
एक है WHO, जो आज कोरोना के डेट में बहुत ही नाम सुनने में आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है IMF, वर्क टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये जो भी कंट्रीज को लोन चाहिए उनको लोन देता है। इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी है, ये वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है FAO की ऑफिस। ये क्या काम करता है, तो हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल। नेक्स्ट है ILO, तो ये है जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जितने भी लेबर हैं उनके लिए ये काम करता है। फिर है यूनिसेफ, जो चिल्ड्रंस के लिए काम करते हैं, ये है यूनिसेफ, ये उसका मैप में लोकेशन भी है कहाँ पे है। Undertakes child welfare activities to improve the health of the children of the world by providing nutritional food and education. एंड लास्ट है यूनेस्को, जो हेरिटेज साइट्स जो होती है उनकी केयर करने का काम करता है। वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय रिमूविंग इलिटरेसी, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जस्टिस, एजुकेशन, science and cultural resources. Besides this, there are sub-council and regional councils which undertake various activities. तो इसके अंडर में भी इनकी ऑफिसेस हर एक कंट्री में होती है। अब नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो आज के डेट में तो एक्टिव नहीं है, क्योंकि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती थी तो ऐसे कंट्रीज, पुअर कंट्री को ये ट्रस्टीशिप काउंसिल्स एडॉप्ट करते थे और उनको उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते थे। अब तो बल्कि सभी कंट्री फ्री है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो अभी इनएक्टिव है। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर नेशंस इन दिस काउंसिल। द रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडेड हियर। इट ओवरसीज matters pertaining to nations that have not acquired independence and are under some previous mandate. Also nations defeated in the Second World War as well as its social, economic, political development. तो जो भी कंट्री डिफीटेड हुए थे या तो किसी और कंट्री से रूल किए गए हो, ऐसी कंट्री के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है वैसे ये इंटरनेशनल कोर्ट है, जिसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड में है। इस हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ हैग, Netherlands. There are 15 judges in it who are appointed for 9 years. It solves disputes between nations, gives verdict on international disputes presented before it and gives legal advice. तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बिल्डिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये नेदरलैंड में है। और लास्ट है सेक्रेटरीट, ये है सेक्रेटरीट, ये मेन बिल्डिंग ऑफ UN जो है वो, जिसके अंदर सब ये लोग वर्क करते हैं। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरीट जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज कॉल्ड द सेक्रेटरीट। The General Assembly appoints the Secretary General for 5 years. Secretaries, administrators, assistants, translators, experts are also appointed to help the Secretary General. The Secretariat is situated in New York. The United Nations has constantly been making effort to establish world peace, वर्ल्ड यूनिटी एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो UN जब से बना है तब से आज तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। UN की खुद की आर्मी है और इंडिया इज़ वन ऑफ द एक्टिव मेंबर ऑफ UN। UN से हमारे सब गोल अचीव हुए हैं, लॉज, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, ह्यूमन राइट्स, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब UN के थ्रू है। UN के जो प्रपोजेस है वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, to cooperate in solving international economic, social, cultural and humanitarian problems, and in promoting respect for human rights and fundamental freedoms, to protect earth and environment. तो UN जब से एस्टेब्लिश हुआ है तब से काफ़ी वॉर बैटल्स हुई है, पर थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन अभी तक आई नहीं है, क्योंकि
लीग ऑफ नेशन से यूनाइटेड नेशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका खुद का फंड है और इसके मेंबर्स भी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो वर्क होता है वो कोऑर्डिनेशन से होता है। यहाँ पे किसी एक कंट्री की मोनोपोली नहीं है। इसकी वजह से आज तक थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन काफ़ी बार आ चुकी है। काफ़ी बार ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, पर यूएन की वजह से आज तक वो वॉर हुई नहीं है। सो थैंक्स टू यूएन टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ एंड आवर human culture. Now this is one exercise is given for you. If you are not getting any answer from this, you can text me. I hope that you understand all the things properly of this chapter. This is one of the lengthiest chapter. In next video we are going to talk about national movements in India. That is also very interesting. Mostly you all the things which given in that chapter you studied in standard 8. Here we are going to repeat that again with the deep information. So like the video, subscribe the channel, press the bell icon, and stay home, stay safe, take care. God bless you. Thank you very much.